नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस वीडियो में मार्च 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी विस्तृत तौर पर यहाँ पर हम आपको देंगे। अच्छा, इस बात का ध्यान रखेंगे, जो लोग पहली बार जुड़े हैं इस सीरीज से, ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, जो तमाम क्लासेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका पीडीएफ फाइल भी आपको मिलता है। आप लोग पीडीएफ फाइल एप्लीकेशन से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए, पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, सबसे पहले उसे हम देखते हैं। ये प्रश्न था कि 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 निम्नलिखित में से किस विषय या फिर किस थीम पर आधारित थे? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि साइबर सुरक्षा पर। यह हमने आपको विस्तृत तौर पर जानकारी दिया था। ये जो थीम था इस वर्ष का बिहार पुलिस सप्ताह का, ये था साइबर सुरक्षा। चलिए, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए हाल ही में 20 मार्च 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? देखिए, लॉन्च अभी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि द गौरैया बिहार। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की हम चर्चा करेंगे, जो हालांकि बेसिक से पॉइंट है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, पहला पॉइंट है प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को, ये आपको बतलाया गया, कल ही हमने आपको बतलाया था कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? आप लोग याद कीजिए, हमने आपको क्या बतलाया था 2010 में। और हमने ये भी आपको बतलाया था कि बिहार दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 2010 में ही की गई थी। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया पक्षी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। तो इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा द गौरैया बिहार नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान रखना आपको, इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो द गौरैया बिहार। अच्छा, इस ऐप के जरिए आम नागरिक गौरैया की जियो टैग्ड तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से गौरैया से संबंधित या फिर उनकी जो भी तस्वीरें होंगी जियो टैग के माध्यम से वो एप्लीकेशन पे अपलोड होगी, मतलब कर सकते हैं। ये सुविधा एप्लीकेशन पे मिलेगी, जिससे राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का एक प्रकार से डेटाबेस तैयार होगा। जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में देखा गया कि गौरैया की जनसंख्या में जो भारी गिरावट देखने को मिला है, तो इसका एक डेटाबेस तैयार कर रही है सरकार और इसके संरक्षण की दिशा में कार्य करेगी, जिसको लेकर ये सारी चीजें संचालित हो रही है। देखिए, गौरैया को लेकर आपको हमने बतलाया है, गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है। और गौरैया दिवस के अवसर पर संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना चिड़ियाघर की या फिर पटना जू के रूप में भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना यहाँ पर नुक्कड़ नाटक, जो कि फुदकी की ये पुकार, फुदकी चाहे प्यार, ये एक नुक्कड़ नाटक था। इस अवसर पर इसका आयोजन यहाँ पर पटना जू में किया गया, जो कि गौरैया संरक्षण का संदेश दिया गया इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक पॉइंट ये है, 2010 से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जैसा अभी हम आपको बतला रहे थे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस वर्ष 2025 में जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है, उसका निर्धारित थीम क्या है? तो 2025 का निर्धारित थीम की बात करें तो प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट टू नेचर से टाइनी मैसेंजर, ये 2025 का विश्व गौरैया दिवस का थीम है। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उसके अतिरिक्त, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं राजकीय पक्षी गौरैया की, तो इसके अतिरिक्त राजकीय पशु, वृक्ष, मछली, फूल, खेल, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बेसिक से हैं, लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। इसे देख लीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए हाल ही में किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार, यानी कि गोल्ड पुरस्कार, गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
किस राज्य की बिजली कंपनी को, जो कि इसमें कंडीशन ये दिया गया कि सबसे अधिक जो स्मार्ट बिजली मीटर का इंस्टॉलेशन किया गया है, यानी कि सबसे अधिक स्मार्ट जो बिजली मीटर है वो लगाया गया है, इसी के लिए पुरस्कार मिला है बिहार की बिजली कंपनी को। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देश में सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पर बिहार की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में आयोजित ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से नवाजा गया या फिर सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। अच्छा, आपको बता दूं, यह पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में किए गए नवाचार और सुधारों को दर्शाता है। खास करके जो इसको लेकर सॉल्यूशन निकाला गया, जो इनोवेशन किया गया बिहार सरकार के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में, इसी के लिए ये ये पुरस्कार दिया गया। एक प्रकार से ये इसको दर्शाता है कि इसीलिए पुरस्कार मिला है, जो कि स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को लागू कर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और पारदर्शिता प्रदान करने में सहायक रहे हैं। कई क्षेत्रों में अधिकतर अगर हम बात करें स्मार्ट बिजली मीटर की, तो अधिकतर आपको लगेगा कि ये पहल बहुत अच्छा। कुछ केस में ये शिकायत रहती है कि पहले की तुलना में जो बिजली बिल है वो अधिक आता है, लेकिन सेवाएं जिस प्रकार से इसमें एप्लीकेशन पे मिलती है, आप उसे ट्रैक कर पाएंगे कि कितना यूनिट कब उठा और क्या चार्जेज लिया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें, साथ ही आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, खास करके जो स्मार्ट बिजली मीटर वाला जो अकाउंट होता है, तो ये चीज़ें ट्रैक करना बहुत आसान होता है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, पारदर्शिता प्रदान करने में सहायक रहा है। तो इन्हीं सब चीजों के बदौलत ये पुरस्कार बिहार को मिला है। अच्छा, बिहार में अगर हम बात करें विद्युत बोर्ड के गठन की, जो कि बिजली की बात हो रही है, तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का जो गठन हुआ था वर्ष 1958 में किया गया था। लेकिन तभी से लगातार तकरीबन बोल सकते हैं 65 वर्षों तक बिहार विद्युत बोर्ड कभी भी मुनाफे में नहीं आई। तो इसी को लेकर यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान आप लोग रखेंगे कि 1 नवंबर 2012 को इस बोर्ड को भंग कर 5 कंपनियां गठित की गई थी। यानी कि बिहार राज्य जो विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में हुआ था, इसको भंग करके 5 कंपनियां गठित की गई, जिसका मूल उद्देश्य था वित्तीय घाटे को कम करना, और इसका परिणाम भी देखने को मिला। और 65 वर्षों के पश्चात जो बिजली कंपनियां हैं बिहार की, वो बहुत मुनाफे में आई। इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो स्मार्ट बिजली मीटर को जाता है। लगभग 300 करोड़ से अधिक का मुनाफा मिला था। कुछ समय पहले हमने जानकारी आपको दिया था। अच्छा, जो 5 बिजली कंपनी बनाई गई थी, इसे विभाजित करते हुए आप वो सभी यहाँ पर नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला तीसरा प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 20 को इसकी शुरुआत हुई है, 27 को समापन होगा। अब हमने पूछा है कि बताएं कि निम्न में से क्या इस प्रतियोगिता का शुभंकर है। ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह के प्रश्न बने और जो भी विकल्प आपको दिख रहा है, तो ऐसे में आप एक ये मेथड भी लगा सकते हैं, जो खास करके मान लीजिए मैं यहाँ पर चारों विकल्पों को देखूं, तो यहाँ पर मुझे मालूम है, हमने आपको बताया है कि जो बिहार में पहली बार जो खास करके राजगीर खेल अकादमी में जो हॉकी महिला चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, उसका शुभंकर था गुड़िया, जो कि बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया से प्रेरित था। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आंसर को एक नेग्लिजिबल मेथड के जरिए इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोगा को लेकर आपको मालूम होगा, 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित हुआ था, उसका शुभंकर था मोगा। ये बात आपको मालूम होगा। अच्छा, कल हमने जानकारी आपको दिया है, जो सेपक टकरा चैंपियनशिप जो वर्ल्ड कप है, चैंपियनशिप वर्ल्ड कप जो है खास करके बिहार में पहली बार आयोजित हो रहा है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उसका शुभंकर है भीम। कल ही हमने बताया, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें एक ही विकल्प हमारा बचता है उज्ज्वला। और आप सभी को मालूम होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो शुभंकर है ये उज्ज्वला है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बता दूं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये दूसरा संस्करण है। 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में 3 स्थानों, जिनमें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा। 27 को इसका समापन होना है। अच्छा, इस आयोजन में 6 खेल विधाएं शामिल हैं, जिनमें कि पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका शुभंकर को लेकर जो भी हम आपको जानकारी दिए थे मनसुख मंडाविया द्वारा, ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो शुभंकर है उज्ज्वला, और साथ ही साथ इसके लोगों का भी अनावरण किया गया।
ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर तो बात हो रही है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण को लेकर। अब ये संपन्न होगा तो इसको लेकर कई जानकारी आपके समक्ष आएंगे, लेकिन इसका पहला संस्करण जो 2023 में आयोजित हुआ था, इस पर एक नजर डालिए। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो पहला संस्करण था, ये 10 से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका भी शुभंकर था उज्ज्वला। अच्छा, यहाँ पर द्वितीय संस्करण के शुभंकर को आप बोल सकते हैं उज्ज्वला द्वितीय, क्योंकि शुभंकर दोनों का वही है जो कि एक गोरैया पक्षी से प्रेरित है। आप यहाँ पर चोंच देख सकते हैं, जैसा कि हमने गुड़िया को लेकर आपको बताया था, जो खास करके हॉकी चैंपियनशिप जो आयोजित हुआ था, तो वहां पर हमने आपको बताया था, राजगीर की बात हम कर रहे हैं, 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आयोजित हुआ था 2024 में। तो ये भी गौरैया से ही प्रेरित था। चोंच को देखकर आप यहाँ पर इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो इस पहले संस्करण में हरियाणा 40 स्वर्ण, 39 सिल्वर यानी कि 39 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था। यानी कि विजेता के रूप में उभरा था हरियाणा। शीर्ष स्थान किसे मिला था? तो हरियाणा को। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। चलिए, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी गई है? ये मंजूरी अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा मंजूरी दिया गया? तो भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, इसके माध्यम क्या चीजें संचालित होगी इसके माध्यम से? तो गोकुल मिशन के तहत राष्ट्रव्यापी यानी कि पूरे भारत में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम देश भर के 605 जिलों में किसानों के दरवाजे पर मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि किसानों के घर घर जाके ये कार्यक्रम जो चलाया जाएगा, इसका लाभ उन्हें दिया जाएगा। ये ध्यान यहाँ पर रखिएगा। और ये यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया, राष्ट्रव्यापी, यानी कि पूरे भारत में ये संचालित किया जाएगा 605 जिलों में। अच्छा, एक जानकारी और यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 15वें वित्त आयोग, जो कि इसका जो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, अवधि की बात करें, 21-22 से लेकर 2025-26 है, इस दौरान 3400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय जो संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसको लेकर के, ठीक है, 3400 करोड़ रुपए आवंटन किया गया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ जानकारी और आपके समक्ष है कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के क्रियान्वयन एवं सरकार के अन्य प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में भारत में जो दूध उत्पादन है, ये 63.55% इसमें वृद्धि हुई है। 63.55% का इसमें इजाफा देखने को मिला है पिछले 10 वर्षों में। अच्छा, रिपोर्ट ये भी कहती है कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो 2013-14 में महज 307 ग्राम हुआ करती थी। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात कर रहे हैं, जो 13-14 में 307 ग्राम होती थी, लेकिन 23-24 में ये बढ़कर प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भारत में होगी 4 से 71 ग्राम। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे हमारा अगला पॉइंट है, पिछले 10 वर्षों में उत्पादकता में 26.34% इसमें वृद्धि देखने को मिला है। तो ये सारी बातें खास करके यहाँ पर गोकुल मिशन की चर्चा हुई तो यहाँ से निकल कर आती है। सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को लंदन यानी कि लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखिए, इस पुरस्कार की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर होगा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारा पहला पॉइंट है, सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 13 मार्च 2025 को लंदन में 12वें वार्षिक सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड की घोषणा की गई। अच्छा, इस अवार्ड समारोह में जो घोषणा हुई है, तो इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड यानी कि डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये पुरस्कार आरबीआई को क्यों मिला है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है।
ध्यान रखेंगे आरबीआई को ये जो पुरस्कार मिला है उनकी इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा जो विकसित किया गया दो पहल है सारथी और प्रवाह। तो ये दो डिजिटल पहल के लिए आरबीआई को ये पुरस्कार दिया गया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सारथी और प्रवाह जो डिजिटल पहल है ये आखिर है क्या। यहाँ पर दोनों को हमने आपके समक्ष रखा है। देखिए, सारथी पहल की पहले अगर हम बात करें तो आरबीआई आंतरिक कार्य प्रवाह को, जो उनके संबंधित जो आंतरिक कार्य प्रवाह होते हैं उनको डिजिटल बनाने के लिए इसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। फिर वहीं पर प्रवाह पहल की बात करें तो बाहरी उपयोगकर्ता जो खास करके बाहरी यूजर है आरबीआई के, तो आरबीआई को विनियामक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए इसे मई 2024 में लॉन्च किया गया था। दोनों का कार्य अलग अलग है। पहले लॉन्च हुआ था सारथी पहल, फिर उसके एक वर्ष तकरीबन एक वर्ष पश्चात ये प्रवाह पहल लॉन्च किया गया। दोनों डिजिटल रूप से संचालित होते हैं। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त आरबीआई से संबंधित एक पॉइंट और अभी निकलकर सामने आई है कि 18 मार्च 2025 को आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपये और मॉरिशस रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोनों देशों की जो खास करके रिजर्व बैंक है, यानी कि भारत की रिजर्व बैंक और यहाँ की मॉरिशस की बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच ये समझौता हुआ है सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लेकर। ठीक है, तो इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, आरबीआई की बात हो रही है, चूंकि आरबीआई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से। ये तमाम बातें जो यहाँ पर लिखी गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तो आपके लिए ये है कि अभी आरबीआई के जो गवर्नर है वो चेंज हुए। पहले शक्तिकांत दास थे 25वें गवर्नर, लेकिन अब 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा, जो कि शक्तिकांत दास की जगह पर है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये प्रश्न कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछा गया है। किस अधिनियम के अनुसार हुआ था, तो 1934 के अधिनियम के अनुसार हुआ था। देखिए, ये भारत के सभी बैंकों का संचालक है। जब स्थापना हुई थी तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था। तकरीबन 2 वर्ष के पश्चात 1937 में उसे अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। ये सारी बातें ध्यान रखिए। आरबीआई के जो गवर्नर की नियुक्ति होती है ये वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है ताड़ का पेड़ और बाघ, यानी कि इसका लोगो में ये चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है। आपको एक बार पुनः मैं दोहरा दूं, 2023 में एनटीपीसी एग्जाम में ये लोगो से संबंधित ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। आरबीआई का इस समय मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। अच्छा, आरबीआई से संबंधित रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। आपसे ये एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इंटरव्यू तक ये आपकी मदद कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, है बहुत बेसिक सा। आई होप अधिकतर लोग इसके बारे में जानते होंगे। हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, आज के इस वीडियो को जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ। आज के इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हम आते हैं छठे प्रश्न पे। प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सरगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। सरगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के सांगली जिले में है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सरगेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है और यह भारत का पहला मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि 10.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अभी सरगेश्वर वन्यजीव अभयारण्य खबरों में है। खबरों में रहने का रीजन यह है कि यहाँ पर हिरणों की संख्या के मामले में जो वृद्धि देखने को मिला है वो मतलब बहुत अधिक है। ये एक प्रकार से ध्यान आप रखेंगे कि सर्वाधिक संख्या वाले अभयारण्य में से ये एक बन गया है हिरणों की संख्या के मामले में, जिस वजह से ये अभी खबरों में है। लेकिन प्रश्न यहाँ से भी राइज हो सकता है, ये भारत का पहला मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्य है जो महाराष्ट्र के सांगली जिले में है। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी ही बातें हैं। हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न हाल ही में दिल्ली में आयोजित 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार है महिला वर्ग में निम्नलिखित में से किन्हें मिला है।
देखिए ये हॉकी इंडिया अवार्ड्स का जो वार्षिक संस्करण है, ये इसका 7वां एडिशन है। इसमें महिला वर्ग का पुरस्कार मिला है गोलकीपर सविता पूनिया को। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए 15 मार्च 2025 को नई दिल्ली में 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया। ये 2025 में आयोजित भले हुआ, लेकिन ये 2024 वाला संस्करण है। ध्यान रखेंगे इस अवसर पर हॉकी इंडिया ने 1975 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्यों को हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ 50 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। जो 1975 विश्व कप जीतने वाली हॉकी इंडिया टीम है, उसको सम्मानित यहाँ पर किया गया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ 50 लाख रुपए के नगद पुरस्कार भी उन्हें सौंपा गया है। ठीक है, ये तो रही बात यहाँ पर, लेकिन विशेष तौर पर अगर हम देखें जो एक्चुअली प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इसके तहत कप्तान हरमनप्रीत सिंह पुरुष वर्ग में और गोलकीपर सविता पुनिया महिला वर्ग में, क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में यहाँ पर लिखा भी गया है, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। सविता पुनिया को आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोलकीपर है, और कैप्टन हरमनप्रीत सिंह आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग हॉकी मैच नहीं देखते हैं तो जरूर देखिएगा, खास करके अभी जो ओलंपिक आयोजित हुआ था वहां पर भी मैच हुए थे। भारत का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा था। अच्छा, पहले के समय में अगर आज से 3 से 4 साल पहले की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, तो मैं खुद हॉकी का मैच नहीं देखता था। लेकिन 2020 में जो टोक्यो में खास करके ओलंपिक हुआ था, 4-5 साल पहले टोक्यो में हुआ था, तो मैं जब देखा था बहुत आनंद आया था। आप लोग हॉकी का मैच जरूर देखिएगा, क्रिकेट से ज़्यादा मजा हॉकी में आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप एक मैच देखते हैं तो आनंदित हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसी के बारे में कुछ जानकारी हमने आपके बीच रखा है। भारतीय हॉकी टीम पहली बार 1928 में ओलंपिक में भाग लिया था। 1928 से 1956 के बीच भारतीय हॉकी टीम लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। ये एक गोल्डन समय था भारतीय हॉकी के लिए, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी भारतीय हॉकी टीम। हालांकि भारतीय हॉकी टीम की बात करें ओलंपिक के दृष्टिकोण से, तो ओलंपिक में अब तक कुल 8 स्वर्ण 1 सिल्वर, यानी कि 8 गोल्ड 1 सिल्वर और साथ ही साथ 4 ब्रॉन्ज मेडल भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीते हैं। ये अब तक का डेटा है जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय हॉकी टीम को लेकर के कुछ जरूरी जानकारी जो हाल ही के दिनों में खबरों में रहे हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया था। इसमें भारत 6 पदक जीता था। इन 6 पदकों में 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल था। इसमें चौथे नंबर पर यहाँ पर देखेंगे भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पुरुष मतलब वर्ग में। ठीक है, तो मेंस कैटेगरी में ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। एक तो ये हो गया हॉकी से संबंधित पॉइंट, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और वहीं पर अगर हम 5वें भारतीय खेल सम्मान की बात करें जो पिछले साल 2024 में आयोजित किया गया था, इसमें भी आप देखेंगे हॉकी टीम के बारे में एक प्रश्न यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो खास करके टीम का अवार्ड मिला है 2024 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम, जो पुरुष कैटेगरी में हॉकी टीम को ये चुना गया है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखें। वहीं पर अगर हम सर्वश्रेष्ठ टीम महिला वर्ग में देखें तो शतरंज टीम को चुना गया था। ये भारतीय खेल सम्मान 2024 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त हॉकी से संबंधित देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल के लंबे इंतजार के बाद जर्मनी को हराकर ये तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक को लेकर भी विस्तृत जानकारी 2020 में हमने आपको 20 नहीं बल्कि 21 में दिया था। ये 2020 वाला संस्करण था, कोरोना की वजह से देरी हुई थी, आयोजित हुई थी 2021 में। यहाँ पर ये डेट लिखा हुआ भी है, 5 अगस्त 2021 को ये कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किया था। अच्छा, इसके अतिरिक्त हॉकी से संबंधित जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, कुल 18 पॉइंट हमने आपके बीच रखा। इसमें 9 पॉइंट है और यहाँ पर 9 है। इन सभी को जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। चलिए, 8वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। बताएं कि यह भारत यानी कि इसरो और डैश का संयुक्त अभियान होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी,
यानी कि इसरो और जाक्सा जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका संयुक्त अभियान होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात, जो मैं आप लोगों को 30 मिनट से अधिक का ये लेक्चर देता हूँ करंट अफेयर्स का, आप लोग बोर तो नहीं होते हैं ना? क्योंकि मेरा ये प्रयास रहता है कि वो संबंधित सारे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हैं, जो खास करके अभी खबरों में प्रश्न के रूप में आपके समक्ष है, उनसे मिलते जुलते सारे पॉइंट मैं बताऊं, तब जाके यहाँ पर हम उतने सारे पॉइंट को रखते हैं। और मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इतना पॉइंट बताने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यहाँ पर होता क्या है, स्लाइड में जितनी जगह होती है मैं यहाँ पर सारे तथ्यों को इसमें समेटने का प्रयास करता हूँ, इसी वजह से इतनी देरी होती है। बस ये ध्यान रखिएगा, 30 से 35 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन मैं 30-35 मिनट नहीं बल्कि 1 घंटा आपको बोलूँगा। 1 घंटा इस वीडियो को समय दीजिए, वीडियो देखिए और इसको याद कर लीजिए। पर डे जो क्लास अब रेगुलर चलेगी, इसको याद कर लीजिए। नोट तैयार मत कीजिए, एप्लीकेशन पे नोट्स आपको बना बनाया मिल रहा है, आप उसे अच्छी तरीके से रिवीजन दीजिए। केवल 1 घंटा, बस सुबह या शाम कहीं भी, मतलब किसी भी समय एक टाइम फिक्स कीजिए। बस 1 घंटा 24 घंटे में से आपको करंट अफेयर्स को देना है। और ये आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, कोई भी एग्जाम हो बिहार से संबंधित, वहां पर अगर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 10 का 10 आप हल करके आएंगे। और बीपीएससी में जहां पर 35 से 38 प्रश्न करंट अफेयर्स के होंगे, तो समझिए कि 100%, 38 अगर हैं तो 38 का 38 आपका हल होगा। क्योंकि कोई भी न्यूज को हम छोड़ते नहीं है, सभी को कवर करते हैं। तो आप लोग भी प्रिपरेशन एकदम बेहतर रखिएगा, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। देखिए, अगला यहाँ पर जो हम प्रश्न पूछे आपसे, चंद्रयान 5 को जो मंजूरी दिया गया है, इसमें भारत का इसरो और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, ये दोनों का ये संयुक्त अभियान होगा। और आपको ध्यान रखना है, इस मिशन का जो रोवर होगा ये चंद्रयान 3 की तुलना में ये 10 गुना भारी होगा, जिसको लेकर अभी हाल ही में मंजूरी दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अच्छा, इससे पहले चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दिया गया था, जो 2027 में संचालित किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ये बातें हम कुछ दिन पहले ही आपको बतला चुके हैं। अच्छा, चंद्रयान 5 को लेकर जो मंजूरी दिया गया, इसकी घोषणा जो हुई, ये 16 मार्च 2025 को इसरो के मौजूदा अध्यक्ष वी नारायणन द्वारा किया गया। ये यहाँ पर ये बातें ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं इस मिशन के उद्देश्य की। अगर हम बात करें चंद्रयान 5 की, तो चंद्रमा के अस्थायी रूप से छाया वाले जो डार्क एरिया है, जो डार्क साइड है, तो ऐसे क्षेत्रों में जल या फिर बर्फ की खोज करना, जो कि भविष्य में फ्यूचर में चंद्रमा पर निवास के लिए एक प्रमुख संसाधन होगा। यानी कि पानी की खोज करना, बर्फ की खोज करना, ये उद्देश्य होगा। और विशेष रूप से जो डार्क एरिया है, जो खास करके छाया वाले अंधेरी जगह है, वहां पर ये खोज किया जाएगा। ये लक्ष्य है चंद्रयान 5 मिशन का। अब यहाँ पर देखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में, पिछले साल ही 18 सितंबर 2024 को चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दिया था, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, चंद्रयान 3 की बात हुई है तो ये 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ये तो याद रखना ही रखना है, लेकिन ये वाला उससे भी इम्पोर्टेंट है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है। ये यहाँ पर एक सेकंड, अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद ये भारत अपना चौथा देश बना है, 4th नेशन बना है, 5वां नहीं, चौथा। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। अच्छा, 5वें अगर देश की बात करें तो 5वां देश है जापान, जो रिसेंटली 2024 में चांद पर उतरा है। तो कुल 5 ही देश हैं जो कि चांद पर उतरा है। अच्छा, चंद्रयान 1, 2 और 3 मिशन को लेकर जो जानकारी है, ये किस रॉकेट के जरिए लॉन्च हुआ था, उस समय इसरो के चीफ कौन थे, वो तमाम बातें यहाँ पर मिशन 1, 2 और 3 को लेकर आपके बीच रखा गया है। इसे जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाले हैं। अच्छा, चंद्रयान मिशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे में एक चीज और, ये लॉन्च किया जाता है इसरो के द्वारा, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो भारत के अंतरिक्ष एजेंसी के अतिरिक्त अगर हम बात करें कुछ अन्य अंतरिक्ष एजेंसी जो खबरों में रहती है, उनमें एक नासा हो गया, रॉसकॉस्मोस हो गया, जाक्सा हो गया, इसरो हो गया। ये सभी क्रमशः अमेरिका, रशिया, जापान और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। लेकिन इनमें एक और आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है सुपार्को, चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है CNSA। ये चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए निम्नलिखित में से कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये तेलंगाना के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, 3
4 लाख करोड़ रुपए का। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री शाह वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क है, इनके द्वारा ये अभी हाल ही में खास करके बजट पेश किया गया सदन में 3.04 लाख करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना कि ये तेलंगाना सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। दरअसल तेलंगाना जो है ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और स्थापना के बाद ये पहली बार है जब राज्य का बजट 3 लाख करोड़ रुपए को पार किया है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आगे यहाँ पर इस बजट में विभिन्न विभागों के लिए जो राशि का आवंटन किया गया है वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, हालांकि ये उतना बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर शिक्षा विभाग को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा। शिक्षा विभाग को लेकर राशि का जो आवंटन है ये 23,108 करोड़ रुपए है, जो कि बिहार की तुलना में देखें तो आधा भी नहीं है। सबसे अधिक जो शिक्षा बजट अगर हम किसी भी भारतीय राज्य की बात करें तो बिहार इसमें बहुत आगे है, ये ध्यान रखिएगा। 10वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में यानी मार्च 2025 में मैकडोनाल्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि तेलंगाना। अब यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने के उद्देश्य मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मैकडोनाल्ड के साथ एक समझौता किया है। अच्छा, मैकडोनाल्ड जो है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये लोगों में देख रहे हैं, जो खास करके पटना में गांधी मैदान के पास एलिफेस्टन सिनेमा है वहां पर भी है। और मैं अपने पूरी लाइफ में एक ही बार मैकडोनाल्ड गया हुआ हूँ पूरी लाइफ में। आई थिंक वो साल था 2016, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, 2016 शायद था, ध्यान नहीं है। आप लोग गए हो तो कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। और मैं गया था बर्गर खाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राइट जो आंसर है ये कृष्णामाचारी श्रीकांत, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान है। ये विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए हाल ही में विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णामाचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया। देखिए वे पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज थे। ये प्रश्न हालिया जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? इसका राइट जो आंसर है विकल्प नंबर ए हो जाएगा, 24वें स्थान पर है अपना भारत। आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा हु इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स फ्री स्पीच शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार, इस सूचकांक के अनुसार भारत 33 देशों की सूची में 24वें स्थान पर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझना है, ये तो सूचकांक को लेकर ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे भी देखने को मिले हैं, कुछ वर्षों की बात करें, कुछ एग्जाम की बात करें, वहां पर ये रैंक के मतलब रैंक के अतिरिक्त जो स्कोर रहता है सूचकांक में वो भी पूछा जाता है। तो भारत का फ्री स्पीच इंडेक्स में जो स्कोर रहा ये 62.6% रहा। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। तो आज का ये क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि हाल ही में 113वां बिहार दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन औसत्य है? कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, एक वार्षिकांक पीडीएफ बिहार स्पेशल का लॉन्च हुआ है, आपके कोर्स में एप्लीकेशन पे है। यही वाला कोर्स है जिसमें आपको ये मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। हालांकि इसमें एक ऑफर है, बीएम जो 71 कूपन कोड है, इसे अप्लाई करेंगे तो महज 199 रुपये में तमाम मटेरियल का आप लाभ उठा पाएंगे। तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।